अगर कस्टमर से या कोई पेशेंट परिचित चाहे हाँ, कि हमें जल्दी से जल्दी सुविधा चाहिए हाँ। तो 108 में पॉसिबल नहीं है। 1 घंटा मिनिमम लगता है उसको। तो इनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती। सरकार ध्यान दे रही है या मिली भगत से काम हो रहा है? काम तो गलत हो रहा है। और कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने आवाजें उठाई हैं और उस कैंपस से केवल गाड़ी उतनी चलानी है कि जहां उन्हें पैसा दिख रहा है। पेशेंट आया है, हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल से बरगला के उसको ले जाया जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़ा जा रहा है और मन मांगा पैसा और कमीशन लिया जा रहा है। वो बाद में बांटा जा रहा है। मरीजन से भी पैसा लिया जा रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटलों से भी कमीशन के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। सब मिले हुए हैं। कि मतलब इस तरीके से दबाव बनाया जाता है कि आज वो दबाव बनते बनते ये कंडीशन हो गई है कि हम प्राइवेट एम्बुलेंस वाले 80% तो एमवाई जाना पसंद ही नहीं करते। प्रशासन नकेल कसना नहीं कसना एक बराबर ही है कि हमारी नज़र में वो प्रशासन को भले लगता हो कि हमने इसमें सुधार किया है, बाकी कोई सुधार नहीं है। कि स्कैम तो बहुत बड़े रूप में चल रहा है कि अगर हम बोलें कि हम सेवा कर रहे हैं तो शायद 70% पब्लिक तो मानेगी नहीं, क्योंकि उनका कहना ये है कि ये गाड़ी चला रहे हैं तो पैसा तो ले रहे हैं। तो सर एक बेसिकली चीज़ है कि पेट पालना तो सबका अपना अपना अधिकार है। बोला मेरे साथ ऐसी परिस्थिति, हॉस्पिटल वालों ने मुझे सुबह से शाम कर दी, परेशान हो रहा हूँ, ये बॉडी नहीं दे रहा है, वो कह रहे पॉजिटिव है, बोले नगर निगम जलाएगी, मेरे पास रिपोर्ट उसकी है नेगेटिव है, दे नहीं रहा है। मुझे पहले तो ये समस्या से निपटना, नहीं पेशेंट को गाड़ी के अंदर डेढ़ हो गई। कितने पेशेंट ऑक्सीजन के कारण या हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलने के कारण एम्बुलेंस में डेथ हुई, एम्बुलेंस में या फिर हॉस्पिटल के गेट पे डेथ हुई। जो सब पे लागू होते हैं वही रूल हम पे लागू होते हैं। ट्रैफिक के और ट्रैफिक के रूल्स हो गए, सिग्नल्स के रूल हो सिग्नल के, ये गए, सब। सीट बेल्ट के रूल्स हो गए, डॉक्यूमेंट के रूल्स हो गए जो आम पब्लिक पे है और आम जो प्राइवेट व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे है वो हम पे भी है। हाँ। बाकी मानवता की दृष्टि से प्रशासन ने एक गाड़ी के अंदर पेशेंट होने पर ये छूट प्रशासन ने भी दे रखी है। सोशल सर्विस, समाज सेवा या जन कल्याण, इसकी हम सभी बात भी करते हैं कहीं ना कहीं और सुनने में भी बहुत आता है। और जब इनकी बात करते हैं तो जिन एग्जाम्पल्स को हम यूज़ करते हैं प्रोफेशनली, उसमें एनजीओ आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट्स आते हैं, हेल्पर्स आते हैं। बट देयर इज़ वन प्रोफेशन, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी हम शायद बहुत कम बात करते हैं। और आज के कॉन्वर्जेशन के बाद मुझे पता चला कि उनके बारे में पता तो हमको बहुत कम है, और वो है एम्बुलेंस ड्राइवर्स। एक एम्बुलेंस ड्राइवर या एम्बुलेंस ऑपरेटर, ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जिस सोशल सर्विस की, जिस समाज सेवा की हम बात कर रहे हैं, उसका तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हमारे साथ इस शो में हमारे गेस्ट हैं पंकज नामदेव जी और राजू शर्मा जी। पंकज नामदेव जी जो इंदौर प्राइवेट एम्बुलेंस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और उनके साथ ही राजू शर्मा जी, ये दोनों पिछले 15-16 साल से एक एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, और पंकज जी एक एम्बुलेंस ड्राइवर ऑपरेटर भी हैं। इनके साथ हमने आज इनके प्रोफेशन को, इनके काम काज को समझने की कोशिश करी है। इसमें क्या दिक्कतें आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या समस्याएं ये फेस करते हैं, और इनके एक्सपीरियंसेस अलग अलग सिचुएशंस में, जैसे कोविड की सिचुएशन में या फिर एक बड़ी दुविधा की सिचुएशन में, उन सारे एक्सपीरियंसेस को इन्होंने शेयर किया। और इस फील्ड से रिलेटेड स्कैम्स, यस यू हर्ड इट राइट, इवन इस फील्ड में भी, इस डोमेन में भी स्कैम्स होते हैं, करप्शन होता है, उन चीज़ों को लेके बात करिए। आप सोच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी चीज़ें इस पॉडकास्ट में रिवील हुई है और जानने को मिली। सो मेक श्योर इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें एंड एनरिच योरसेल्फ विद दिस नॉलेज विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। एंड तक देखिए और साथ बने। पंकज नामदेव जी, राजू शर्मा जी, नमस्ते और वेलकम आपका हमारे शो में, सेकेंड इनिंग पॉडकास्ट में। सबसे पहले शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया और यहाँ पे आए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके प्रोफेशन के साथ में। आप लोग एक एम्बुलेंस ड्राइवर, और पंकज जी आप एक ऑपरेटर भी हैं जी। इंदौर शहर में। जी। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप एम्बुलेंस ड्राइवर बने कैसे और क्यों बने, उसकी आप अपनी अपनी जो है जर्नी या फिर सफ़र, उसका बताइए कैसे बने और क्यों बने, पंकज जी। सर हम एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मैं चापड़ा का रहने वाला हूँ। अच्छा। अब जैसे सभी गांव छोड़ के सिटी आते हैं काम धंधे की तलाश में, बिल्कुल। उस तरीके से हम लोग भी काम के लिए आए इंदौर।
यहाँ पर आकर बहुत सारी जगह नौकरियाँ की, सब कुछ किया, गार्ड की नौकरी की। अब गार्ड की नौकरी करने के बाद कुछ समय के लिए हमारी ड्यूटी हॉस्पिटल में लगी। अच्छा। और वहीं खड़े खड़े ड्यूटी करते करते हम लोगों ने देखा कि एम्बुलेंस में पेशेंट जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो मन में कुछ हुआ कि ड्राइवर ही सीखें। पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन करने लगे हॉस्पिटल की एम्बुलेंस से। अब करते करते शुरू में तो पहले खाली एक ही दिमाग में था कि हमें नौकरी करना है, तनख्वाह लेना है। हाँ, जिम्मेदारी बाकी आपकी जब जो है। धीरे धीरे लगा कि नहीं, पैसे के अलावा भी कुछ हटके कर सकते हैं, हम मानव सेवा के लिए समर्पित हो सकते हैं इस धंधे को करने के बाद में। तो कोशिश करी, फिर एम्बुलेंस ली और यही जर्नी रही आपने अच्छा खुद की एम्बुलेंस कि ली? हमने खुद की एम्बुलेंस ली अच्छा। और इसी बिजनेस को आगे बढ़ाया कि पैसा तो कमाना ही है, बाकी साथ में एक मानव सेवा के लिए भी हमें कुछ करना है। तो वही आज तक करते आ रहे हैं और परमात्मा का आशीर्वाद से अभी तक चल ही रहा है। राजू जी, आप कैसे बने? आपका सफ़र क्या है? मैं एक्चुअली 2001 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी ग्वालियर में। मेरे पिताजी की डेथ हुई ग्वालियर के अंदर। उस टाइम पे इतना पॉपुलेशन नहीं था, ना इतनी एम्बुलेंस थी। ये 108 वगैरह 2011 में आई हाँ, है, ये सारी सुविधाएं तो बाद में आई से हैं। सुविधा थी नहीं। तो उस दौरान मेरे पिताजी को ग्वालियर से इंदौर लाने में वो मशक्कत करनी पड़ी कि परमात्मा जानता है। वो पीड़ा मैंने सही उस टाइम पे। हालांकि फिर व्यवस्था हुआ, मेरे मामा जी रहते हैं ग्वालियर में, उन्होंने सुविधा करवाई थी। उस टाइम पे होमनी वैन चलती थी। अच्छा। वो लेके आई थी 36 घंटे में। बाप रे। रोड की भी हालत बहुत ख़राब थी, हाँ, उस समय तो रोड भी इतने अच्छे है ही नहीं रोड तो। हम्म। तो उस टाइम पे जब वो लेके आ गई तो मेरे दिमाग पर रात भर यही चलता रहा कि यार ये भी एक सेवा है। इतनी परेशानी उठाने के बाद एक गाड़ी वाला यहाँ पहुँचा रहा है, मतलब कितनी परेशानी उठा रहा हो। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई। वो चीज़ ने मेरे दिमाग में घर कर लिया। इसके बाद में फिर वो सब कार्यक्रम निपट गया। फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट जिला हॉस्पिटल हमारे धार रोड पे, हाँ। वहाँ मैंने जाना आना शुरू कर दिया। तो वहाँ भी मैंने देखा, उस दौरान में इतनी वो थी नहीं, तो लोग आते थे दूर दराज से, गाँव गढ़े से, तो बहुत परेशानियाँ उठाते थे। तो मेरे दिमाग में जो बैठा कि मैंने नहीं यार, ये एक सेवा का भाव बहुत अच्छा है, उसको मैंने अपने जीवन में ढाल लिया। कुछ दिन ड्राइविंग करी, फिर मैंने अपनी गाड़ी ले ली। अच्छा, आपने भी अपनी गाड़ी ली? अपनी गाड़ी ले ली और वही सेवा चलती आ रही है आज। अच्छा, तो ये एम्बुलेंस ड्राइवर का बनना, इसकी अलग से ट्रेनिंग तो होती होगी? ट्रेनिंग तो सर सब गवर्नमेंट में होती है, हम तो प्राइवेट एम्बुलेंस ऑपरेटर हैं। अच्छा, गवर्नमेंट वाले अलग से ट्रेनिंग करवाते गवर्नमेंट वाले ट्रेनिंग की तो कहते हैं कि ट्रेनिंग तो होती है, बाकी वैसे बेसिकली ट्रेनिंग तो हुई नहीं है। बाकी आरटीओ के हिसाब से और हॉस्पिटल्स के हिसाब से अब इतने पुराने हो गए हैं, तो जो हमें एक्सपीरियंस है, हम भी कोई ड्राइवर रखते हैं तो उनके साथ वही एक्सपीरियंस साझा करते हैं कि हमें पेशेंट कैसे लेना है, पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है। बहुत सारी बेसिकली चीज़ें होती है कि ऑक्सीजन होता है, फर्स्ट एड किट होता है हमारी गाड़ी में कि किस कंडीशन में पेशेंट को कितनी ऑक्सीजन देना है, कैसे क्या ट्रीट करना है। अच्छा, आपको एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों का ज्ञान है? ये तो हमारा स्वयं का ही लिया हुआ एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो आपके पास भले ही वो सरकार की ट्रेनिंग नहीं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस इतना है कि वो ट्रेनिंग के बराबर है, बल्कि उससे ज़्यादा ही है। बिल्कुल ट्रेनिंग के बराबर। तो आपको सारा नॉलेज है, फर्स्ट एड कैसे देना है किसी पेशेंट को, ऑक्सीजन कब कितना कैसे देना है, सारा ज्ञान। अच्छा, कितने साल से हैं आप लोग मतलब इसमें, कब से आप चला रहे हैं एम्बुलेंस? तकरीबन मुझे तो 15-16 साल हो चुके हैं। 15-16 साल। जी बिल्कुल। मुझे भी इतने ही हो गए। आपको भी इतने ही हो गए। अच्छा, तो आपने इतने सालों में इस प्रोफेशन में, इस फील्ड में कुछ परिवर्तन भी आए होंगे, मतलब जैसे कि जब राजू जी ने जो बताया कि उनके पिताजी के साथ जो घटना घटी, बहुत परिवर्तन आपने आया भी सर। बताया। तो बहुत परिवर्तन आया कि जिस समय हम लोग एम्बुलेंस लाइन में आए थे बतौर ड्राइवर बन के, उस समय गिनी चुनी एम्बुलेंसें थी और टोटल जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता था एक ओमनी एम्बुलेंस पे होता था। इससे बड़ी कोई गाड़ियों के साधन नहीं थे और बड़ी गाड़ियों के जो साधन थे तो पब्लिक अफोर्डेबल नहीं थी। अच्छा, उसका चार्जेस वगैरह अफोर्डेबल नहीं थी। अब तो समय के हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं दे दी, 108 दे दी हैं। हाँ। उसके बाद में प्राइवेट एम्बुलेंस में भी बहुत सारी एम्बुलेंस हो गई हैं। हाँ, तो जैसे कि पहले जो आपने ओमनी एम्बुलेंस का बताया, तो ये पहले सारी सरकार वाली रहती थी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है? नहीं, वो भी तब भी प्राइवेट वाला अगर था? देखिए बेसिकली अगर हम बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितना भी बड़ा हो,
सुविधा एम्बुलेंस की गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास नहीं है। अच्छा। क्योंकि उनकी जो भी एम्बुलेंसें हैं वो तो सब या तो गेट के अंदर खड़ी हैं या फिर डॉक्टरों के पर्सनल यूज में आ रही हैं। अच्छा। जो कुछ भी हम प्राइवेट एम्बुलेंस वाले ही हैं जो हम कर रहे हैं। तो मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे भी सप्लाई एम्बुलेंस का प्राइवेट ऑपरेटर और प्राइवेट ड्राइवर के थ्रू ही होता है। जी बिल्कुल सर। तो ये जो 108 वाली हेल्पलाइन है जी इसका डायरेक्ट कनेक्शन तो पहले गवर्नमेंट के पास जाता होगा कि आप लोगों के पास भी किसका? रहता है जो 108 हेल्पलाइन है? मतलब 108 कोई तो टोटल गवर्नमेंट ऑपरेट है और वही लोग ऑपरेट करते हैं उसको, तो उसमें हमारा कोई इंक्लूडेशन है ही नहीं। मतलब जैसे कि 108 पे कोई फ़ोन लगाएगा एम्बुलेंस चाहिए इमरजेंसी में, तो वहाँ से आप लोगों तक वो न्यूज़ या फिर वो संपर्क पहुँचने नहीं, का वो साधन चीज़ नहीं है। हमारे पास वो संबंधित क्षेत्र के संबंधित, जैसे कि मान के चलिए कि आज कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट की रोड एक्सीडेंट की घटना सीधी संबंधित थाने पे जाती है। हाँ। संबंधित थाने से 108 में ट्रांसफर होती है या गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर निकाल रखा है 108। हाँ। उसके थ्रू लोकल एरिया में जो भी एम्बुलेंस उस क्षेत्र में है गवर्नमेंट गवर्नमेंट के जो भी कॉल सेंटर उन्होंने बना रखा है वहाँ पर कॉल जाती है और उसके बाद में संबंधित एरिया की एम्बुलेंस को ट्रांसफर होती है और वो लोग उस जगह पर आते हैं। बाकी प्रोसेस बहुत स्लो है कि अगर कस्टमर से या कोई पेशेंट परिचित चाहे कि हमें जल्दी से जल्दी सुविधा चाहिए तो 108 में पॉसिबल नहीं है। 1 घंटा मिनिमम लगता है उसको कि वो 108 को आने में। रोड एक्सीडेंट होने के बाद में किसी परिचित ने देखा, उसने 108 पे कॉल किया, वहाँ से संबंधित कॉल सेंटर पे गई है, पहले वो पूरी जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद में वो किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बाद में गाड़ी आ रही है। तो लंबा बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, आधे से 1 घंटा लग ही जाता है। अच्छा, प्राइवेट एम्बुलेंस ऐसे सिचुएशन में कैसे वर्क करती है? मतलब मान लीजिए सेम घटना घटी है, रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, तो अब प्राइवेट एम्बुलेंस यहाँ पे क्या कर सकती है? आप तक पहुँचेंगे कैसे? हमारे पास तो अगर कॉल आ जाता है तो आप ये मान के चलिए विथ इन इंदौर में कोई सा भी कोना हो, 10 से 15 मिनट में हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अच्छा, अगर वो हमारे क्षेत्र में नहीं आता है तो हम हमारे कलिंग किसी परिचित एम्बुलेंस वाले को ट्रांसफर कर देते हैं। पूरे इंदौर में कहीं पर भी हो 10 से 15 मिनट में हमारी एम्बुलेंस पहुँच जाती है। अच्छा, तो आप तक अब एक्सीडेंट हुआ है, जिसने परिचित को जो कॉल करना चाहता है वो पहुँचेगा कैसे आप तक? सर ये तो संपर्क वाली बात नहीं है कि बहुत सारी जगह हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर हमारे स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं, हमारे संपर्क हैं। अच्छा, या हो मतलब सकता है कि हमने कभी किसी को सुविधा दी है एम्बुलेंस की, उन्होंने हमारा नंबर सेव कर रखा है, उन्होंने शेयरिंग करी है। अच्छा, वही मतलब इधर उधर बातें जरिया है वो, तो एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है, पहुंच जाना। अच्छा, तो पिछले आप दोनों 15-16 साल से इसी फील्ड में एम्बुलेंस ड्राइवर में, तो आपके पास एक्सपीरियंस तो है ही इतना लंबा, तो आपने अलग अलग सिचुएशन भी देखी होगी, अलग अलग समस्याएं भी देखी होंगी, मतलब अच्छी से अच्छी भी देखी होंगी जहाँ पे आपने पेशेंट को बहुत सही टाइम पे मदद कर दी, और बुरी से बुरी भी देखी होंगी। तो ऐसी कोई आप दोनों बताना चाहेंगे? बता सर लगभग देखिए कि एम्बुलेंस ड्राइवर होने के साथ में ऑपरेटर भी हैं प्लस ड्राइवर भी हैं, आज भी हम ड्राइविंग करते हैं। कि हमारी तो पूरी कोशिश यही होती है कि अगर हमारी गाड़ी के अंदर कोई पेशेंट आया है तो हम उसे सकुशल ही हॉस्पिटल या घर तक पहुंचाएं। और अभी तक तो मतलब ऑक्सीजन केसेस हो गए हैं या कुछ भी हो गया है, वो तो कस्टमर अगर हमसे झूठ बोल देता है कि यहाँ से हमें अगर खरगोन जाना है, कस्टमर ने हमें बोला है कि एम्बुलेंस चाहिए और उसने पहले से हमें बता के नहीं रखा है कि ऑक्सीजन लगेगा कि नहीं लगेगा, कंपलसरी ऑक्सीजन लगेगा, तो ऑलरेडी हमारी गाड़ियों में तो ऑक्सीजन होता है, जितनी कोशिश हम तो देते ही हैं उसे। बाकी उस कंडीशन में सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, बाकी उसको भी कैसे न कैसे हमारे जो ऑपरेटर मित्र हैं जो दूसरे क्षेत्रों से भी हैं उनसे सहयोग लेके सपोर्ट लेके मैनेज करते हैं और लगभग तो सभी को सकुशल पहुंचाते हैं। आप राजू जी, आप क्या बताएंगे, आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस तो ये है सर, कोशिश तो हमारी भी यही रहती है कि अटेंडर को उसके घर या हॉस्पिटल, ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि 15-16 साल के अंदर हमारी गाड़ी के अंदर किसी ने ये नहीं बोला कि यार भैया आपकी सर्विस के अंदर हमें शिकायत है। मतलब टाइम लेट या फिर सर्विस खराब, ऐसी कुछ दिक्कत? वो तो बेसिकली थोड़ी बहुत तो चीज़ें हो ही जाती है सर कि कस्टमर संतुष्ट तो कभी होता ही नहीं है। अच्छा, कोशिश तो हमारी पूरी रहती है कि हम समय पर पहुंचाएं, बाकी गाड़ी है और कस्टमर तो संतुष्ट होता नहीं है, कितनी बार गालियां भी खाना पड़ती हैं, सब कुछ है। बाकी हमारी नज़र में तो हमने परफेक्ट काम किया है और करते आ रहे हैं।
अच्छा, जैसे कि आप लोगों का कांटेक्ट जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल से रहता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रहता है, जैसे कि जो कस्टमर है, जो पेशेंट है, वो आया गाड़ी में और इमरजेंसी सिचुएशन है और अब हॉस्पिटल लेके जाना है, तो आप जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा वहाँ लेके जाते हैं, कि आपके जो मतलब कनेक्शन बैठा हुआ है जो प्राइवेट हॉस्पिटल से, नहीं या फिर नहीं, कुछ ऐसा कुछ गवर्नमेंट भी नहीं है हॉस्पिटल सर। का, ऐसा कुछ रहता हम है? जो भी पेशेंट लेते हैं, हम्म। हम कस्टमर की मर्जी पर ही जाते हैं। अच्छा, जो जो वो कस्टमर बोले। अगर उसके घर में कोई बीमार है हम्म। या कुछ दुर्घटना हुई है, हाँ। तो हमें उसके रिलेटिव कॉल करेंगे, जब भी हम उसके पास पहुंचेंगे, हम्म। और वो हमें सजेस्ट करेंगे कि आपको उस अस्पताल लेके जाना है पेशेंट को, अच्छा, तो वो वहीं जहाँ लेके जाते बताएंगे, हैं। वो जहाँ जी। बोलेंगे कि आप यहाँ अगर ले जाओ। कस्टमर हमारे ऊपर छोड़ते हैं कि सर आप बताएं कहाँ लेके जाना है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएं, हम्म। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़ते हैं। जो सबसे नज़दीक हो, जहाँ जैसे सुविधाएं इंदौर के सही हो। अंदर अरविंदो हॉस्पिटल्स हैं, हम्म। चोइथराम हॉस्पिटल है, हाँ। एमवाई हॉस्पिटल है। हम्म। हमारी पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि पेशेंट को सरकारी हॉस्पिटल छोड़ा जाए। हम्म। बाकी अगर कस्टमर डिसाइड करके बैठा हुआ है कि हमें उस अस्पताल जाना है, हाँ, उसका कोई तो फिर बंधा उसका हुआ है वो। उसके हॉस्पिटल पे छोड़ते हैं। इसमें हमारी कोई मनमर्जी नहीं है। हम्म। अच्छा, इसमें राजू भैया परेशानियों के बारे में बताइए। कुछ तो दिक्कतें, जैसे हर हर काम की, हर प्रोफेशन की, हर फील्ड में कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ परेशानियाँ, तकलीफें, या फिर चैलेंज बोल दें हम, वो तो आते ही हैं। तो इस काम में आपको पिछले 15-16 साल में क्या ऐसी परेशानी या फिर क्या चैलेंजेस आए हैं? चैलेंज तो सर देखो ये है, जैसा कि पंकज जी ने बताया, हाँ। कस्टमर कभी कभी हमसे झूठ बोल देता है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बताइए, मतलब झूठ बोल देता है मतलब क्या? तो मतलब हमने सवाल कुछ और किया, जवाब कुछ और दे दिया, और जब हम वहाँ पहुँचे तो कुछ और नज़ारा सामने को मिला। हालांकि उस परिस्थिति में भी हम उसको डीलिंग करते हैं, हम्म। लेकिन आगे जाके रास्ते में जब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है हम्म। जो कस्टमर के कारण होती है, तो उसको भी हम शेयर करते हैं। अच्छा, मतलब कभी कभी कस्टमर बोलते हैं कि सिचुएशन इतनी सीरियस नहीं है, या फिर कुछ बताते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, और हाँ। आप वहाँ पहुँचते तो देखते हैं अब कि। किसी कस्टमर ने हमें कॉल करके घर पे बुलाया कि पेशेंट को हमें हॉस्पिटल लेके जाना है। हम्म। अब हम लोग नॉर्मली कि पेशेंट लेना है, हम लोग पहुंच जाते हैं। अब हाँ। वहाँ पर जाकर देखा कि पेशेंट की स्थिति इतनी क्रिटिकल है हम्म। कि उसको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाना है। हम्म। पेशेंट को फर्स्ट फ्लोर से लेना है, सेकंड फ्लोर से लेना है। हम्म। अब कस्टमर ने बुला तो लिया है, अब एक एम्बुलेंस में तो एक ही ड्राइवर ही जाएगा। हाँ। अब वहाँ पर जाकर देखा हमने कि कस्टमर को फर्स्ट फ्लोर से लेना है। हम्म। अटेंडर के पास में लेडीज हैं, सुविधा के नाम पे उनको हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। हम्म। फिर अड़ोस पड़ोस से किसी न किसी को हेल्प के लिए बुलाकर हम्म। पेशेंट को नीचे उतारा है। उसके बाद में फिर हॉस्पिटल लेके दौड़े। तो सारी जवाबदारियों को मैनेज करना पड़ता है। अक्सर चैलेंज ही हो जाता है कि वहाँ पर जाकर जब सिचुएशन देखी जाती है, तो एक चैलेंज के हिसाब से ही मार्केट में आज ट्रैफिक है हाँ। कि पब्लिक तो क्या है कि एम्बुलेंस के सायरन में आजकल क्या है कि कोई भी एम्बुलेंस देखी तो पब्लिक की ब्रेनली तो यही हो जाती है कि डेड बॉडी जा रही है। अच्छा। इतना सीरियसली लेती नहीं पब्लिक एम्बुलेंस को देख के कि हमें देना है। जगह। उस सिचुएशन को भी हमें हैंडल करना पड़ता है। अब सिग्नल पे हम पहुंच गए कि हमारे पास होटल भी है, सिग्नल पे पहुंचे। अब सिग्नल पर पहले से ही इतनी भीड़ लगी हुई है सिग्नल के कारण। हम्म। अब पीछे से हम सायरन भी बजा रहे हैं, तो वो जो सामने खड़े हैं वो भी कहाँ जाएंगे। हम्म। अब उस बीच में से रास्ता बनाकर निकलना है। कितनी बार हमें सिग्नल क्रॉस करना पड़ते हैं। हाँ। सारी चीज़ों को करने के बाद में पेशेंट को छोड़ना है, तो ये एक चैलेंज ही है। और इनमें से कौन सी चीज़ है जो आम जनता या फिर हॉस्पिटल वाले जो समझते नहीं है आप लोगों को लेके? प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो सर, एक प्राइवेट एम्बुलेंस वाले कुछ समझते ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि आज उनमें और हमें डिफरेंस ये है कि अगर आज प्राइवेट हॉस्पिटल उसका लेके बैठा है, तो उसके हॉस्पिटल में उसकी गाड़ी है जो उसके मनमांगे रेटों पर चल रही है। हाँ। आज हम प्राइवेट ऑपरेटर हैं, हमें मार्केट में गाड़ी चलाना है, हम्म। तो कम रेट में चलाएंगे जब भी हमारे पास कॉल आती है। सही बात है। न्यूनतम रेटों पर चला रहे हैं, और हॉस्पिटलों से कॉल मिलती है हमारे पास कहीं से अगर आती है, तो हर बार यही कि आप हमारे हॉस्पिटल से पेशेंट क्यों ले जा रहे हो, या हमारे हॉस्पिटल से डेड बॉडी क्यों ले जा रहे हो। प्राइवेट अच्छा, ऐसी हॉस्पिटल में कंप्लेंट हाँ, हॉस्पिटल कंप्लेंट करते तो है हैं? ना सर, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, कि वहाँ के वार्ड बॉय हों, काउंटर वाले हों, हाँ। आज सभी अगर हमें कॉल देते हैं तो उन्हें इसका कमीशन चाहिए। अच्छा। अब अगर कम रेटों में अगर हम पेशेंट को सुविधा दे रहे हैं, हम्म। तो उनको कमीशन कहाँ से दे पाएंगे। सही बात है। अब हर जगह समस्याएं हैं कि जिसने भी कॉल दी है उसे फायदा तो चाहिए। हम्म। सब हर इन हर समस्याओं से इंसान भी अपना जूझना अपना फायदा निकालना इन चाहता समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। है।
अच्छा, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में मान लीजिए पेशेंट है, अब पेशेंट ने ही मतलब जो पेशेंट के परिवार वाले हैं उन्होंने ही प्राइवेट एम्बुलेंस अगर बुलाई, आप लोगों को बुलाया, तो अब इसमें हॉस्पिटल का हक तो नहीं बनता फिर आपको बोलने हॉस्पिटल का? का हक तो नहीं बनता, बाकी जो लोग बैठे हैं, हम्म। जो लोग बैठे हैं वो पेशेंट को बरगलाने की तो पूरी पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, ये भी होता है। बिल्कुल होता है कि पेशेंट को बरगलाया जाता है, हम्म। कहीं कहीं तो डराया भी जाता है अच्छा, कि ये आप भी प्राइवेट होता है। एम्बुलेंस में जा रहे हो, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, आप हॉस्पिटल की एम्बुलेंस लो, या फिर हम्म। हम जो एम्बुलेंस बता रहे हैं आप उस एम्बुलेंस को लो। अच्छा, तो वहाँ भी अगर मतलब जो वहाँ वो जो बताएंगे फिर वहाँ उनका भी हाँ, कमीशन जिनसे बनता उनका होगा। टाइप है या जिनसे उनका काम बंधा हुआ है, हम्म। वो तो यही चाहेंगे कि उनके ही वाला है। मतलब इसमें भी इतना पॉलिटिक्स हाँ, और इन ये सब, समस्याओं से भी जूझना तो पड़ता है सर। पॉलिटिक्स और पैसा वैसा सब कुछ इन्वॉल्व है। बिल्कुल। तो इसमें आपको ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के चक्कर में कहीं ना कहीं जो पेशेंट है जो एक्चुअली बीमार है वो भी कहीं ना कहीं सफ़र करता है, उसको परेशानी पूरा आती है पूरा इससे? नुकसान हो रहा है सबसे सर। ज़्यादा नुकसान उसी का होता है। नुकसान पे अगर देखा जाए तो जितना भी नुकसान है सब उस पेशेंट के परिजन का और उस पेशेंट का ही है। क्योंकि इसमें निचोड़ा तो वही जा रहे हैं। निचोड़ा तो वही रहता है। सबसे ज़्यादा नुकसान उसी का ही होता है। सिर्फ मानसिकता उसकी बदल जाए, हम्म। मतलब एक तो उसके पास में परिस्थितियाँ ऐसी रहती है कि समझ नहीं पाता है वो वो। अपनी परिस्थिति में उलझ के रह जाता है कि आज एक हाँ। पेशेंट अगर बाहर से हॉस्पिटल आया है हम्म। तो पेशेंट को डरा ही इतना दिया जाता है उसके पेशेंट के प्रति कि वो एक बन जाता है, मजबूर हो जाता है कि जो हॉस्पिटल वाले बोलेंगे कि हाँ वही सही बोल रहे हैं। हम्म। अब जब तक उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, जब तक तो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, हम्म। जब वो लगता है कि मैं आर्थिक स्थिति से कमजोर हो रहा हूँ तो ही वो सोचता है कि मैं इस अस्पताल को छोड़ के किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाऊँ, या उसे उस अस्पताल में ट्रीटमेंट सही नहीं मिल पा रहा है तो ही वो सोचता है कि मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाऊँ। सही बात है। तो आर्थिक स्थिति पे परेशानी तो सारी उसी को झेलना पड़ रही है। हाँ, फिर वो मानसिकता में वो कंफ्यूज भी हो जाता होगा कि अभी हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं ये और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कर लो ऐसा कर बिल्कुल। लो। हमारे पास तो जो कस्टमर आते हैं सजेशन लेते हैं तो हम तो उनको वही राय देते हैं, हम्म। और जितनी पॉसिबल मदद बनती है करते भी हैं। हम्म। अच्छा, इसमें एक मुझे विश्वास वाली चीज़ पे पूछना है कि कोई ना कोई तो आज भी आपके ऊपर इस चीज़ का सवाल उठाता है, फिर उंगली उठाता होगा कि आप लोग तो गवर्नमेंट की ट्रेनिंग या फिर गवर्नमेंट वाले एम्बुलेंस ड्राइवर नहीं हैं, आप तो प्राइवेट वाले हैं, तो आप पे हम कैसे भरोसा कर लें? हाँ देखिए ऐसी सर, ऐसी चीज़ें शुरुआत में तो आपके साथ हुई ही होंगी। होती तो आज भी होती है सर। आज भी देखिए कि होती एक है। प्राइवेट एम्बुलेंस वाला है तो बदनाम तो हम ही, कि अच्छा। कितनी भी सेवा करें कुछ भी करें, हम्म। बदनामी के दाग तो हमारे ऊपर लगते ही हैं। कि आज क्या होता है कि इतना कंपटीशन वाला मार्केट है, इतने एम्बुलेंस वाले हैं, तो अगर एक एम्बुलेंस वाला कोई गलती करता है हम्म। तो खामियाजाना पूरे सबको पुण्य को करना भुगतना पड़ता है। कि अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठे हुए किसी एक एम्बुलेंस वाले ने अगर कस्टमर से पैसा ज़्यादा लिया है हम्म। तो बदनामी तो सभी की होती है, और बदनामी की उंगली तो हमारे ऊपर भी उठती है कि हम्म। एम्बुलेंस वाले खराब हैं। बाकी आज 80% इंदौर में एम्बुलेंस वाले हैं जो उनके पास कॉल आने के बाद अगर कोई गरीब पेशेंट है हम्म। तो उसे न्यूनतम रेट पे भी छोड़ते हैं, आया मौका तो उसे फ्री में भी छोड़ते हैं, और आ गया तो आपस में चंदा करके भी पेशेंट को छोड़ते हैं। अच्छा, विश्वास वाली बात पे आपको कुछ कहना है राजू भैया? कि विश्वास लोगों का शुरुआत के समय में जब आपने शुरू किया था तब तो एकदम ही विश्वास रखने में लोग हिचकते होंगे कि प्राइवेट वाले हैं, कैसे मान ले कि ये सही सर्विस दे देंगे। जब कस्टमर की और हमारी डीलिंग होती है हम्म। तो एकदम तुरंत विश्वास हो नहीं जाता है। हम्म। जब उसका एक डेढ़ 1 से 2 घंटा हमारे साथ बिताया जाता है, उसकी हमारी जो कुछ चर्चाएं होती है, कुछ सफ़र आगे बढ़ता है, हम्म। तब विश्वास हो जाता है। क्योंकि आज आज के समय में मैं समझता हूँ कि थोड़ा समय किसी के साथ बिताना विश्वास जम जाता हम्म। है। एकदम तो डायरेक्ट किसी से होता नहीं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन जब ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन है, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया या फिर एकदम है कि एकदम 5 मिनट पहले की घटना है और तभी के तभी एम्बुलेंस बुलाई और फटाफट हॉस्पिटल लेके जाना है, अब ऐसी टाइप की कंडीशन या सिचुएशन बनती है, उस समय में फिर जब आप लोगों को बुलाते हैं या फिर कोई परिचित बोलता है कि नहीं वहाँ से प्राइवेट एम्बुलेंस बुला लो, तो तब क्या आपकी जो पेशेंट है, मान लीजिए पेशेंट तो बेहोशी में या फिर बुरी हालत में है, तो पेशेंट के जो परिजन है या फिर आसपास के लोग हैं, क्या उनके साथ कभी कोई बहसबाजी या फिर ऐसा कुछ होता है नहीं, कि ऐसा तो ढंग नहीं से ले होता सर, जाना? क्योंकि क्या है कि ये पूरा जो काम हम कर रहे हैं हम्म। सब एक भरोसे पे ही जुड़ा हुआ है। हाँ, क्योंकि वही आज सबसे हमारा बड़ी बात नंबर वही अगर है। उसको किसी ने भी दिया है हम्म। तो उसको उसी आदमी ने नंबर दिया है जिसको हम पे ट्रस्ट है।
जिसने हमारी सर्विस ली है। आज कहीं ना कहीं इमरजेंसी के समय पे तो अगर हमारे पास कॉल आया तो इतना समय नहीं रहता है कि अटेंडर और हमारे बीच कुछ बातें हों, बातचीत हो। क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि हमें पेशेंट को लेकर गाड़ी में लेना है और उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो हम उसी चीज़ को बेस बनाकर उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं कि हमें सबसे पहले पेशेंट के पास पहुंचना है, पेशेंट को गाड़ी में लेना है और जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल छोड़ना है। अब अगर उसके बाद में अगर कुछ तकरारें होती हैं तो वो चीज़ तो सर होती रहती है कि भले अटेंडर गाली बके, बाकी हमें संतुष्टि रहती है कि हमने बेस्ट काम किया है, क्योंकि जो हमारा काम था, प्रायोरिटी थी कि हमें उस पेशेंट को घर से लेके हॉस्पिटल छोड़ना था, हम वो कर चुके हैं। अच्छा, आप लोग अपने पेमेंट के बारे में बता सकते हैं कि जब मान लीजिए डायरेक्ट पेशेंट ने बुलाया है तो तब आप लोग पेमेंट मतलब सर्विस देने के बाद में रहता है, और जब हॉस्पिटल ने बुलाया है उस सिचुएशन में फिर पेमेंट क्या हॉस्पिटल से रहता है कि तब भी पेशेंट से ही रहता नहीं है? सर, 90% तो पेशेंट हमारा जो भी पेमेंट होता है सब पेशेंट के परिजनों से ही होता है। अच्छा, और डायरेक्ट जब उनकी कॉल आती है तो उन्हें जो भी एक हमारा सर्विस चार्ज पेमेंट कह लें आप, वो तभी जो भी बता दिया होता है जाता बता है। दिया जाता है। बाकी आज तक कभी ऐसा काम नहीं हुआ कि हम पैसे के लिए अड़े हों कि नहीं पहले पैसा चाहिए और हम पेशेंट छोड़ेंगे। पेमेंट हमने आपको बता दिया है, हम एम्बुलेंस लेके पहुंचे तो हमारी पहली प्रायोरिटी पेशेंट को लेने की होती है। और लगभग 99% तो कस्टमर आज तक कभी ऐसा नहीं आया जिसने पेमेंट नहीं दिया। अच्छा, अब थोड़ा हम समय में पीछे जाके कोरोना काल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने भी बताया कि उस टाइम की काफ़ी चीज़ें, क्योंकि उस टाइम का तो माहौल सभी ने देखा है, तो उस कोरोना के काल के बारे में आप बताइए कुछ। सर कोरोना काल तो वो विकट परिस्थिति थी और वो आलम थे कि हम तो परमात्मा से ही चाहते हैं कि वो दौर कोई ना देखे। बिल्कुल। कि इंदौर के अंदर लाशों के ढेर थे, हर जगह रोना गाना था कि जिस गली में जाओ उस गली में रोने ही मिल रहा था। एक हम ही लोग थे जिनको एक लॉकडाउन में बाहर निकलने की परमिशन थी और हम लोग निकले, पहले डर से निकले कि प्रशासन का डर है, और बाद में फिर हम हमारी स्वेच्छा से निकले, हमारी खुशी से निकले कि हमारे हिस्से में ही वो काम आया है जो हमें करना है, और उन लोगों के बीच में किया। बहुत सारी परिस्थितियां, जैसे कि उस टाइम प्रशासन का भी हमारे ऊपर दबाव था। अच्छा, क्या दबाव था? कि हमें सुविधा देनी है, गाड़ियां देनी अच्छा। है। उस समय प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा हुई थी, उन लोगों ने हमसे हेल्प भी मांगी थी और हमने 50 गाड़ी पूरे कोरोना काल में दी थी प्रशासन को। अच्छा। जो आरआरटी टीम के माध्यम से और एसडीएमओ के माध्यम से हर क्षेत्र में खड़ी थी कि कहीं पर भी कोरोना का पेशेंट मिलने पर उन्हें हॉस्पिटल छोड़ना है। उनमें 50 एम्बुलेंस हम लोगों ने दी थी, बिल्कुल न्यूनतम रेटों पर, गवर्नमेंट रेटों पर। 3 से 4 महीने पूरी चलाई। उसके बाद में कुछ एम्बुलेंस जो हमारी थी, जो हमें पेशेंट के लिए हम लोग जो प्राइवेट में चला रहे थे वो भी हमने चलाई। दौर था कि ना तो ऑक्सीजन की फैसिलिटी थी, सरकार के भी हाथ पांव खुले हुए थे क्योंकि वो भी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करवा पा रहा था। हॉस्पिटल भी सारे फुल थे कि एक एक पेशेंट को अगर हमने गाड़ी में ले लिया है तो उस पेशेंट को जब तक 5 हॉस्पिटल्स नहीं घूमते थे जब तक उसके लिए बेड नहीं मिल पाता था। बेड नहीं मिलता था। तब तक आपको पेशेंट को लेके एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल। कितने ही पेशेंट तो गाड़ी के अंदर डेड हो गई। कितने ही पेशेंट ऑक्सीजन के कारण या हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलने के कारण एम्बुलेंस में डेथ हुई, एम्बुलेंस में, या फिर हॉस्पिटल के गेट पे डेथ हुई। कितनी हमारी एम्बुलेंस है जिन्होंने डेड बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन किया है। क्या हॉस्पिटल से डायरेक्ट घर तो पहुंचाने की परमिशन थी नहीं, डायरेक्ट शमशान जाना है तो शमशान के अंदर 3-3 4-4 घंटे वेटिंग में रही। वेटिंग कि बिल्कुल शमशानों में जगह ही नहीं है तो लाइन बॉडी लगी उतारेंगे हुई है कैसे। एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस की लाइन। वो मंजर बहुत ही दुखदायी मंजर था इंदौर के लिए। और वो आप मतलब जितना नज़दीक से आप लोगों ने और डॉक्टर ने देखा है कि तो शब्दों में तो उस चीज को हम मैं बयान नहीं कर ही कर नहीं सकता, सकते मैं नहीं कि कर सकते। क्या हंसता और क्या परिस्थितियां रही हैं। बहुत दुखद परिस्थितियां रही हैं। अच्छा, आप लोगों की मेडिकल चेकअप उस टाइम पे, और मतलब आप तक क्या कोरोना पहुंचा था, हुआ था आपको? हमें तो आज तक नहीं मालूम कि हमें कोविड हुआ था कि नहीं। एक परमात्मा का आशीर्वाद रहा सर कि हमारे इंदौर में जितने भी एम्बुलेंस वाले हैं इन सब ने कोविड के अंदर सेवाएं दी हैं। और कितनी समय टाइम ऐसा आया कि ना तो पीपी किट मिल पाई, ना मास्क मिल पाए,
मुंह पर रुमाल बांध के हम लोगों ने काम किया है पूरे कोरोना में। और एक परमात्मा का आशीर्वाद ही रहा है कि इंदौर में इतने एम्बुलेंस ऑपरेटर में से किसी को भी कोई कोरोना नहीं हुआ। और किसी भी ऑपरेटर को कोई कोरोना नहीं? किसी भी ऑपरेटर को इंदौर में तो नहीं हुआ। उनके बीच में रहकर हमने काम किया है, उनके साथ रहकर काम किया है कि और बिगर पीपी किट के पेशेंटों को हैंडल किया है कि कितना ही समय ऐसे आया कि हमें पेशेंट को खुद को तोड़ के हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा या घर से लेना पड़ा, क्योंकि एक मानसिकता जो थी, एक डर जो था वो ऐसा बन चुका था कि किसी के घर में कोरोना निकला है या कोई कोरोना का पेशेंट है तो उसके परिजन भी उसको हाथ नहीं लगाते थे। उन पेशेंटों को हम तोड़ के एम्बुलेंस तक लाए हैं और उन्हें हॉस्पिटल छोड़ा है, और वो उन्हीं का ही आशीर्वाद रहा है कि हम में से किसी भी एम्बुलेंस वाले को या हमारे किसी ड्राइवर को कोई कोरोना नहीं हुआ। अच्छा, जब आप लोग ये सब काम कर रहे थे कोरोना काल में, आप लोगों के परिवार का मतलब परिवार आपका किस तरीके से देख रहा था इसको? क्योंकि सब हर परिवार अपने अपने सदस्य की चिंता करता है। सर डर तो डर है, डर का माहौल तो था। डर तो डर है, परिवार में भी होगा। परिजनों को, हमारे घर के फैमिली मेंबरों को भी डर बना हुआ था कि ना तो हमारे घर वाले चाहते थे कि हम एम्बुलेंस पे जाएं, एम्बुलेंस चलाएं। हाँ, उसी की बात कर रहा था मैं कि मतलब मना भी किया होगा और ना हमारी इच्छा थी कि हम एम्बुलेंस चलाएं। बाकी जो बेड़ा उठा रखा था कि हमारे एक डर से ज़्यादा एक मानव सेवा का जो था कि नहीं, ये काम हमें ही करना है, हमारे अलावा कोई कर नहीं सकता है, और इस समय हमें हमारी ज़रूरत है समाज को, इंदौर को या जहाँ हम रह रहे हैं उस जगह को, तो डर से निकल कर काम किया है। हमारा परिवार डरा है कि, और उस डर को हमने भी मतलब महसूस किया है कि हम जब एम्बुलेंस से वापस जब घर आते थे तो एक घर में माहौल ही वो बन गया था कि हम लोग फैमिली के बीच में ही नहीं जाते थे। एक दूर दूर का माहौल था, और वो भी रोज हर रोज दूर दूर का माहौल था। वो किया है हम लोगों ने, ताकि हम समर्पित थे तो हमारी फैमिली भी समर्पित थी। हाँ, कि जितना लोगों ने अपने परिजनों के लिए किया, कि जो माहौल बना रखा था कि अगर किसी के घर में अगर किसी को कोरोना हो गया है तो उसके घर वाले उस पेशेंट के पास तक नहीं आते थे। एक मतलब उसको पानी तक का अभाव हो गया कि उनके परिजनों ने पानी नहीं दिया। वो दौर हमारे घर में तो नहीं आया कि हमारे परिवार वालों ने इतना तो सपोर्ट किया हमें कि जो काम हम कर रहे थे तो सहयोग तो दे ही रहे थे वो लोग हमें। वो वाला काल जो था वो बहुत दुखद था। सबसे मतलब खतरनाक था, और एक लंबा भी था, बहुत लंबा बहुत था, बार आया। 2 से 3 फेजों में आया। हाँ, पहला लॉकडाउन जो था वो लंबा चला कुछ महीनों तक, फिर वापस से आया। कि कंडीशनें बहुत बुरी थी कि लोगों जहाँ थे वहाँ जब लॉकडाउन सरकार ने कर दिया तो अपने घर जाने के लिए लोगों पैदल निकल पड़े। हाँ, बीच में न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि बॉम्बे से, दिल्ली से लोग पैदल यूपी के लिए निकल गए। हाँ, रेलवे ना स्टेशन रास्ते और में- बस स्टैंड पे भीड़ ही भीड़। ना रास्ते में खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था। बहुत सारे सामाजिक संगठन और संस्था वाले हैं जिन्होंने उनको पानी और खाने की व्यवस्थाएं करी हैं। अच्छा, कोरोना से और आगे बढ़ते हुए आप लोगों के काम में दुर्घटना और ऐसी विपदा, मतलब कोई तत्काल कोई ऐसा इमरजेंसी बोल दो या दुर्घटना बोल दो, ऐसी टाइप की सिचुएशन का एक्सपीरियंस आप लोगों को होगा ही इतने सालों में, तो उसके बारे में कुछ बताइए। आप रिसेंट जो इंदौर में 36 डेड बॉडी वाला केस हुआ था, जी उसके बारे में बता रहे, तो उसके बारे में भी आप लोग बताइए, और उसके अलावा भी आपने कभी ऐसी कुछ चीज़ें देखी होंगी तो उसके बारे में सर बताइए। दुर्घटनाओं का तो ऐसा रहा है कि जब भी कोई घटना होती है और हमारे पास अगर कोई कॉल आ गया है तो हमें तो जाना ही है, हम तो गए हैं और हमने उस चीज़ को हैंडल भी किया है। हाँ, वो तो है ही। जैसे अभी कुछ समय पहले इंदौर के अंदर बालेश्वर बावड़ी कांड हुआ था कि बावड़ी धंसने से 36 लोगों की डेथ हुई थी। अब अचानक डेथ हो गई, घटना इतनी बड़ी थी कि प्रशासन ने उसको मैनेज किया कि बॉडी के डेड उस बावड़ी के अंदर से जो भी निकल रही है, डेड बॉडी निकल रही है, उन्होंने तो हॉस्पिटल छोड़ दिया। अब उसके बाद में जब बॉडियों को घर पहुंचाना था तो 36 डेड बॉडी थी एक ही समय में। तो प्रशासन के पास शायद क्या कह सकते हैं कि डेड बॉडियों के लिए गाड़ियां नहीं थी। अच्छा। सरकारी महकमे से हमारे पास कॉल आया कि सर सुबह 36 डेड बॉडी आपको छोड़ना है। तो सारी प्राइवेट एम्बुलेंस हम लोगों ने लगाई निःशुल्क, बिगर पैसे में।
अच्छा। और उन 36 डेड बॉडियों को हमने उनके घर तक छोड़ा है। इनमें 2 डेड बॉडियाँ आउट ऑफ इंदौर भी थी, एक झाबुआ के आसपास की थी और एक खंडवा के आसपास की थी। वो भी हम लोगों ने आपस में चंदा करके उन दोनों डेड बॉडियों को उनके घर तक पहुंचाया है। अच्छा, जो इस टाइप की घटना होती है, जब डेड बॉडी पहुंचानी है और अब घर पे पहुंचानी है जहाँ पे परिजन या फिर घर वाले सब वेट कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल तो होती होगी वो मानसिक अपने आप में लेवल, एक मानसिक चैलेंजेस तौर माहौल है सर कि जब किसी डेड बॉडी को उसके घर पहुंचाना होता है हम्म तो वहां पर एक भीड़ भरा माहौल और एक गमगीन माहौल ही इतना हो जाता है हम्म कि उस चीज को तो करना ही है। डेड बॉडी लेके गए हैं तो माहौल इतना ज्यादा चिल्ला चोट का हो जाता है, माहौल हो जाता है वहां पर। हम्म तो उनके बीच में बॉडी लेकर जाना है और उनके बीच में उतारना है। बहुत संयम रखना पड़ता होगा बहुत कपड़ों पे संयम उसके। रखना पड़ता है, कितनी बार झड़प भी होती है हम्म क्योंकि कहीं कहीं तो कोई एक्सीडेंट केस में अगर डेथ हुई है और उसको हम बॉडी को बाद में हम घर ले जा रहे हैं हॉस्पिटल से, हम्म तो वहाँ पर जो लोग खड़े रहते हैं भीड़ उनका तो, हम डेड बॉडी लेके पहुंचे हैं तो उनकी नज़र में तो हम ही डेड बॉडी लाने वाले हैं, तो गुस्सा तो उनका हमारे ऊपर ही फूटता है। सही बात उस चीज़ को भी हैंडल करना पड़ता है और करते हैं। है। राजू भैया, आप दुर्घटना वाली चीज़ के बारे में कुछ बताएंगे? आपका एक्सपीरियंस कभी हुआ हो ऐसा दुर्घटना या फिर डेड बॉडी वाला, जैसे इन्होंने बताया, ऐसा कुछ? ऐसा मेरे साथ कोविड में हुआ था। कोविड? क्या? दुर्घटना नहीं समझ लो, वो तो एक परमात्मा की आशीर्वाद था। हम्म एक सज्जन थे, अपने घटिया घोषला के, हम्म वो कोविड के दौरान अपने MTH सुपर स्पेशलिस्ट में उनके किसी रिश्तेदार की डेड हो गई थी। हम्म वो पता नहीं कब से परेशान हो रहे थे, 2-3 घंटे हो चुके थे उनकी उनको, और उनकी मुलाकात मेरी एम्बाई में हो गई। मेरे से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे सब चीज़ें बताई। बोला यार मुझे कोई ये ऐसी परिस्थिति मेरे सामने है, मुझे कोई सेवा नहीं मिल रही, मुझे कुछ साधन नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ इतने बड़े शहर में दर दर भटक रहा हूँ, ना खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है, सब और होटलें डेड बॉडी वगैरह लेके सब आनी है। बंद पड़ी थी। मैंने कहा आप मुझसे मिले हो तो आप मुझे बताइए मेरे लायक क्या काम है, अभी मैं आपके सामने हूँ। तो उन्होंने मेरी गाड़ी के अंदर में पानी का झाड़ रख के चलता था, उस टाइम गर्मी बहुत थी। लोगों ने पानी पिलाओ, पानी आने पिलाया, गाड़ी में बिठाया। बोला यार मेरे साथ ऐसी ऐसी परिस्थिति है, हॉस्पिटल वालों ने मुझे सुबह से शाम कर दी, परेशान हो रहा हूँ, मेरी बॉडी नहीं दे रहा है। वो कह रहे पॉजिटिव है, बोले नगर निगम जलाएगी, मेरे पास रिपोर्ट उसकी है नेगेटिव? नेगेटिव है, दे नहीं रहे हैं। तो मुझे पहले तो ये समस्या से निपटना, इसके बाद मुझे उनको घटिया घोषणा लेके जाना। तो मैंने चलो आप मैं आपकी मदद करता हूँ, मेरे से अगर आपका जुड़ा है तो हो सकता है मेरे हाथ से हो। तो मैं उनको गाड़ी में उठा के सुपर स्पेशलिस्ट ले गया, वहाँ जाके सब बातचीत वगैरह करी। 1-2 घंटे लगे उसमें, लेकिन उनका वो काम हो गया, मिल गई डेड मिल बॉडी? गई। बोले आप ले जाओ, अब ले जाओ। तो वो लेके भी मुझे ही जाना। तो बोला राजू जी आपको ही लेके चलना पड़ेगा, मैं ले चलता हूँ। तो मैं उनको लेके गया घटिया घोषला। उस टाइम परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि बस जो हमारी चर्चा हुई वो रास्ते में ही हुई, जो सफ़र था हमारा उसमें ही चर्चा है। घर पहुंचा, उनको उतारा मैंने, रात हो चुकी थी काफ़ी। उन्होंने मुझे दूसरी जगह खटिया में सुलाया, रात वहाँ रुका, सुबह 7 बजे उठ के उनसे नमस्ते करके चला आया। क्योंकि उस समय तो सर तकलीफ ही ये थी ना, क्योंकि डेड बॉडियाँ इंदौर से बाहर जा भी नहीं सकती थी। जो जहाँ पर है, अगर कोविड है तो उसकी डेड बॉडी वहीं जलेगी, और परिजनों का कोशिश यही थी कि हम डेड बॉडी को हमारे गांव ले जाएं। बाकी प्रशासन ने भी हाथ बांध रखे थे क्योंकि सभी जिले ब्लॉक थे। प्रशासन के पास इतना समय नहीं था कि आपकी रिपोर्ट देखें। रिपोर्ट कब देखेंगे? जब आप उनसे बात करेंगे, लेकिन बात कैसे करेंगे? क्योंकि आप जिनसे बात करने जा रहे हो उनमें और आप में कम से कम 15 फीट की दूरी है, ऊपर से पूरा तैयारी से बैठे हैं, सब पहन रहे हैं। सब पहन रखा है। उस परिस्थिति में मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनकी मदद करी, उनको घर तक पहुंचाया। लेकिन मुझे कब अच्छा लगा, उस बात को 1.5 साल बाद उनका मेरे पास कॉल आया। अच्छा, 1.5 साल बाद? यार शर्मा जी आपने मेरी वहाँ फलानी जगह मदद की थी, ऐसी परिस्थिति में आप मुझे मिले थे, ईश्वर की तरह से मिले थे, मेरी ऐसा ऐसा करा, सब सारी घटनाएं बताई उन्होंने। मुझे याद आया, मैंने हाँ मैं पहचान गया, आप बताइए। बोला हमारा घर का एक पेशेंट और है, वो आपको लेके आना।
तो मुझे इतना अच्छा लगा कि नहीं, मैंने जीवन में कोई अच्छा काम किया है। सही बात है। अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं लाइफ और डेथ सिचुएशन की। जब उस टाइप की परिस्थिति बनती है कि आप मतलब आपकी एक्सपीरियंस हो या आपकी से जुड़े हुए जितने भी ड्राइवर हैं उनका भी एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं कि अब एम्बुलेंस चला रहे हैं लाइव और पेशेंट है, पेशेंट को लेके जाना है दुर्घटना जहाँ पे हुई है या फिर घर से लेके जाना है हॉस्पिटल तक या जहाँ तक भी, और अब लाइफ और डेथ की परिस्थिति है कि जो पेशेंट है वो एकदम ज़िंदगी और मौत के बीच में है, जो भी उसकी दुर्घटना जो भी हुई है उसको लेके। तो अब और आपके हाथ में स्टीयरिंग है, आपकी उस समय पे मानसिकता क्या रहती है, दिमाग में क्या चल रहा होता है? सर उस समय की मानसिकता तो मैं तो ठीक ही ठीक हूँ। मुझे लगता है कि हमारे जितने भी एम्बुलेंस वाले हैं या जो भी ड्राइवर हैं, सभी की पहली मानसिकता यही होती है कि हमें उस पेशेंट को जल्दी से जल्दी और सकुशल हॉस्पिटल पहुंचाना है। हाँ, ये तो आपका काम उस टाइम पे दिमाग अब में इस बीच में चाहे हमें कितनी सिग्नल तोड़ना पड़े और कितनी ओवर स्पीड में गाड़ी चलाना पड़े या कितनी जगह पर रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाना पड़े, और हमें उस पेशेंट को सकुशल पहुंचाना है कि हमारी जो ब्रेनली जो उस टाइम की मानसिक स्थिति होती है वो केवल एक ही चीज़ पे होती है कि हमें इस पेशेंट को जिंदा हॉस्पिटल पहुंचाना है। और उस टाइम तो बस परमात्मा है कि स्टीयरिंग और दिमाग दोनों काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम फोन भी नहीं उठाते। हाँ, आप देखने का भी टाइम नहीं है फ़ोन की तरफ, टेंशन भी आता होगा दिमाग में, बस दिमाग में एक ही स्ट्रेस वगैरह। टेंशन तो सर क्या है कि उसको टेंशन कहें क्या कि हमें तो मालूम ही नहीं रहता कि उस टाइम हमें टेंशन है या उस पेशेंट की चिंता है या हमारे काम के प्रति जागरूकता है। बस पेशेंट अगर लेने के बाद में हमें केवल एक ही चीज़ रहती है कि इस पेशेंट को हमें सकुशल हॉस्पिटल पहुंचाना है। अच्छा, उस समय सिर्फ रास्ता दिख रहा है और ये दिख बस रहा है उस कि समय कहाँ केवल- से गाड़ी निकाले और केवल कैसे रास्ता पहुंचे। दिख रहा है और ये दिमाग में है कि हमें इसे वहाँ पहुँचना है, जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना है। अच्छा, जब आपने भी बताया कि ऐसी सिचुएशन में ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़ना पड़े, रॉन्ग साइड भी जाना पड़े, हाँ, तो ऐसे मतलब कितने रूल्स हैं, मतलब ऐसा कुछ कुछ तो इसके ऊपर रूल होगा कि आप लोग एम्बुलेंस ड्राइवर एम्बुलेंस की गाड़ी है वो कितने रूल्स है जो तोड़ सकती है या उनको अलाउड है कि इन नहीं सब नहीं रूल्स अलाउ को। तो सर देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गवर्नमेंट के जो रूल हैं हम्म जो सब पे लागू होते हैं वही रूल हम पे लागू होते हैं। ट्रैफिक के और ट्रैफिक के रूल्स हो गए, सिग्नल्स के रूल हो सिग्नल गए, के ये सब। सीट बेल्ट के रूल्स हो गए, हम्म डॉक्यूमेंट के रूल्स हो गए जो आम पब्लिक पे है और आम जो प्राइवेट व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे है वो हम पे भी है। हाँ बाकी मानवता की दृष्टि से प्रशासन ने एक गाड़ी के अंदर पेशेंट होने पर ये छूट प्रशासन ने भी दे रखी है छूट दे के रखी है कि अगर एम्बुलेंस के अंदर अगर पेशेंट है तो हमें सिग्नल क्रॉस करना है, ट्रैफिक में हम रॉन्ग साइड गए या कहीं भी गए तो प्रशासन की छुट्टी कह ले कि आज तक कभी हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई प्रशासन की तरफ से कि आप रॉन्ग साइड जा रहे हो या आपने सिग्नल क्रॉस किया है। प्रशासन भी हमारी मदद करता है उस परेड में। प्रशासन का पूरा पूरा सपोर्ट रहता है और एम्बुलेंस को एक मानवता की दृष्टि से देखा जाता है। और जो छूटे हैं कि जो छोटी मोटी जो गलतियां एम्बुलेंस से होती है तो प्रशासन की तरफ से हमें माफ है। अच्छा, जो आम जनता है जैसे कि अब वहीं के वहीं की जब रोड पे गाड़ी एम्बुलेंस जा रही है और उस समय में जब ये रूल्स तोड़े जा रहे हैं आपकी तरफ, प्रशासन ने तो बोल के रखा है कि पेशेंट है तो आपको तो खुली छूट है, लेकिन आम जनता का इसकी तरफ उस समय जब वो गाड़ी वैसे चल रही है, मान लीजिए रॉन्ग साइड जा रही है, सिग्नल तोड़ रही है, आम जनता का रिएक्शन आप लोगों ने क्या देखा है? सर रिएक्शन तो ये है कि जब एम्बुलेंस का सायरन बजता है और एम्बुलेंस निकलती है तो पब्लिक का भी पहली सोच तो यही रहती है कि एम्बुलेंस को रास्ता देना है। इसे सपोर्ट कह लें या कुछ भी कह लें कि पब्लिक रास्ता देती है। इसमें तो आपको ध्यान हो तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन भी जारी की हुई है कि अगर एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई जा रही है तो जो उसको रास्ता ना देता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, ऐसी गाइडलाइन है सरकार की? गाइडलाइन तो है, होनी भी चाहिए वैसे, ज़रूरी है। हाँ, कि अगर एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई जा रही है तो आम नागरिकों की और चलने वाले ट्रैफिक की पहली प्रायोरिटी यही है कि एम्बुलेंस को रास्ता दे। और इंदौर में तो होता ही है सर कि अगर हमारी गाड़ी अगर कहीं ट्रैफिक में भी फंसी हुई है तो यहाँ की जो पब्लिक है वो भी इतनी ऑपरेटिव पब्लिक है कि मतलब अगर एम्बुलेंस से रास्ता नहीं बन पा रहा है तो वो लोग मिलकर रास्ता बनाते हैं एम्बुलेंस के लिए। इस मामले में इंदौर की पब्लिक बहुत समझदार है। ऐसा हुआ है आप लोगों के कि साथ? अभी आपने एक वीडियो क्लिप जारी हुआ था अभी रंग पंचमी का, आपने देखा होगा
राजवाड़ा कि राजवाड़े पर रंग पंचमी में इतनी भीड़ होने के बावजूद भी कि जहाँ पर राजवाड़ा पर पाँव रखने की जगह नहीं है, गैर जब निकली थी। और जब एम्बुलेंस पीछे से आई और उसमें सायरन बजा, तो 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस इतनी पब्लिक को क्रॉस करते हुए निकल गई, क्योंकि वो पब्लिक ही है आगे जिन्होंने खुद का उस कुछ रास्ते- रास्ता बनते रहा, वो गाड़ी क्रॉस हो गई, वीडियो भी आया था उसका। एम्बुलेंस का सायरन देखते हुए पब्लिक भी बहुत सपोर्ट करती है ना। सही। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, आखिरी चीज़ इस पे मुझे आपसे पूछना है कि आप लोगों की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, या फिर ऐसी समस्या कह लें, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आम जनता कह लें, सरकार कह लें, और हॉस्पिटल कह लें, सभी लोग, ये सभी आ जाते हैं, ये लोग समझते नहीं हैं। मतलब आप लोगों की दिक्कतें होंगी, या इनको जानते भी नहीं हैं और समझते नहीं हैं कि, या फिर कि एम्बुलेंस ड्राइवर जो है उसको ये चीज़ से तकलीफ होती है, या फिर ये उसकी एक प्रॉब्लम है जो समझनी चाहिए। तीनों की, मैं सरकार की भी बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल की भी बात कर रहा हूँ, और आम जनता की बात कर रहा हूँ, उनकी तो हम लास्ट में कर सर लेंगे। देखिए, अगर अपन सरकार की बात करें हम्म। तो सरकार तो एक प्राइवेट एम्बुलेंस ऑपरेटर को बुला कर बैठी हुई है। अच्छा। उसकी नज़र में तो सर, अगर एक एम्बुलेंस वाला गलती कर रहा है तो वो सारे एम्बुलेंस उनकी नज़र में बदनाम है। प्राइवेट में, प्राइवेट सेक्टर में भी सारे एम्बुलेंस वाले बदनाम हैं। आज हर सरकारी अस्पताल पे कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस ऑपरेटर हैं जो अपना आधिपत्य जमा के बैठे हुए हैं, कि जिसको एक दादागिरी, पहलवानी या कुछ भी कह लें, कि प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट हॉस्पिटल की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो सब प्राइवेट हो गए। बाकी अगर सरकार की बात करें तो सरकारी जो भी हॉस्पिटल हैं, इन पे मॉनिटरिंग पूरी सरकार की है। उसके बावजूद भी कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस ऑपरेटर हैं जो वहाँ पर अपना दबदबा बना के बैठे हैं, दादागिरी, पहलवानी बना के बैठे हुए हैं। अच्छा। और सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी सुविधाएं पाने वाले पेशेंटों को और मरीजों को बरगला रहे हैं, मन मांगा पैसा ले रहे हैं। क्योंकि अगर प्राइवेट में अगर कोई प्राइवेट एम्बुलेंस वाला उससे पैसा लेता है तो उसे मालूम है कि वो हॉस्पिटल मैं कंप्लेंट कर सकता है, या हॉस्पिटल खुद उसे उसकी एम्बुलेंस दे देगा। बाकी सरकारी हॉस्पिटल की जहाँ बात आती है तो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ना तो इतनी एम्बुलेंस है कि वो उन पेशेंटों को छोड़ दे, क्योंकि हर 15 मिनट पे एक पेशेंट है। तो उसका फायदा उठाते हैं आपराधिक तत्व जो वहां पर जम के बैठे हुए हैं। तो इनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती। सरकार ध्यान दे रही है या मिली भगत से काम हो रहा है? काम तो गलत हो रहा है। और कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने आवाजें उठाई हैं कि आज प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर बाहर से पेशेंट इलाज के लिए आ रहा है और इलाज कराने के लिए, तो वहाँ के जो प्राइवेट एम्बुलेंस ऑपरेटर जो बैठे हुए हैं उन्हें डरा चमका कर, मन मांगा पैसा लेकर उनका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं कि परिजन को अगर हॉस्पिटल से घर जाना है। तो प्राइवेट में जो भी आया वो तो पैसे से संपन्न है, पढ़ा लिखा समझदार है, वो तो सब चीज़ कर लेगा। बाकी जो सरकारी हॉस्पिटल में जो आया है वो तो मजबूरी बस ही आया है और बाहर का है, तो मन मांगा पैसा वसूला जाता है उससे। कोई भी पेशेंट को आने के बाद में सरकारी अस्पताल में अगर कोई पेशेंट आ गया है तो उसे उसका ब्रेन वॉश करके या उसे डरा धमका कर उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में डाला जा रहा है। एम्बुलेंस वालों के द्वारा डाला जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रशासन को मालूम है। पर इसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब सरकारी अस्पताल में एक पेशेंट आता है, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट आता है, और कि पहले हम शुरू से बात करें, एग्जाम्पल मान के चलिए कि रोड एक्सीडेंट हुआ। अब रोड एक्सीडेंट होता है तो पहली प्रायोरिटी तो ये है कि अगर जहाँ से भी 108, क्योंकि 90% केस जो होते हैं एक्सीडेंट के ये सभी गवर्नमेंट हैंडल करती है। 108 इसी के लिए है कि 108 की पहली प्रायोरिटी है, और 108 का जो स्टार्टिंग करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि रोड साइड जो भी एक्सीडेंट होते हैं 108 उसको लेकर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर लेकर आएगी। शुरू में बहुत अच्छी तरह चला भी है और हुआ भी। बाकी धीरे धीरे ये एक स्कैम का रूप लेता गया, स्कैम बन गया। अच्छा। 108 वालों के लिए ये कमाई का साधन बन गया। कैसे? कि प्राइवेट रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है पेशेंट का, तो गवर्नमेंट गाइडलाइन तो यही कहती है कि इसे तत्काल सरकारी हॉस्पिटल डालना है। अब उन लोगों ने इस स्कीम को चालू किया है, इनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में डाल के।
मतलब ना मतलब घटना स्थल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना ले जाते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना है। अब इस पे उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल कमीशन दे रहा है कि आप लेके आओ। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? इसमें नुकसान हो रहा है पेशेंट का। अब अगर वो पेशेंट का रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, अगर वो पैसे वाला है और वो प्राइवेट में आ गया है तो वो मैनेज कर लेगा। बाकी अगर वो कोई गरीब पेशेंट है और अगर वो प्राइवेट में आ गया तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो उसे फ्री में छोड़ेगा नहीं, वो तो जो उसका बिल बन रहा है वही लेगा। अब उस स्थिति में उस गरीब आदमी को वो हॉस्पिटल का बिल पे करना है। अब चाहे वो उसका मकान गिरवे रखे या जमीन बेचे, उसे बिल तो पे करना है। तो ये एक स्कीम का रूप लेता गया जो आज भी धड़ल्ले से चल रहा है। प्रशासन नकेल कसना नहीं कसना एक बराबर ही है कि हमारी नज़र में वो प्रशासन को भले ही लगता हो कि हमने इसमें सुधार किया है, बाकी कोई सुधार नहीं है कि स्कैम तो बहुत बड़े रूप पे चल रहा है। और यही बात सरकारी हॉस्पिटल में कि अगर कोई पेशेंट अगर सरकारी हॉस्पिटल आ गया है कि जो रेफरी है, जैसे कि एग्जांपल मान के चलिए कि खरगोन के सरकारी हॉस्पिटल से कोई पेशेंट रेफर हुआ इंदौर के लिए, सरकारी हॉस्पिटल में, इंदौर के भी सरकारी हॉस्पिटल में, हाँ इंदौर के लिए रेफर हुआ, वो आएगा तो एमवाई हॉस्पिटल में। अब यहाँ आता है तो जो वहाँ पर जो आपराधिक किस्म के जो ऑपरेटर बैठे हैं जो लेके आने वाले हैं, सरकारी हॉस्पिटल से ही गाड़ी चलाना है। उन्होंने उस पेशेंट को देखा, उसके बाद में उनकी जो विचारधारा है, क्योंकि उन्हें मानवता से कोई मतलब नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है कि उनकी सोच खाली एक ही चीज़ है कि पैसा, हमें पैसा कहाँ से बनाना है। तो एमवाई हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में जितने पेशेंट आते हैं, अब इन लोगों को देखने के बाद में ये लोगों की पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि इस पेशेंट को कैसे भी कन्वर्शन करके इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में डालें। अच्छा, जब पेशेंट ऑलरेडी भर्ती है गवर्नमेंट में की लाइन में तो इसे बोलते हैं कि पेशेंट को लामा करना। और इंदौर के अंदर एमवाई हॉस्पिटल से ये मान के चलिए कि इतना हो रहा है कि जिसकी शिकायत अधीक्षक के पास में भी है, संबंधित थाने में भी है, और जो अधिकारी हैं उनके पास में भी इसकी शिकायतें हैं। बाकी वो ना मालूम क्यों आंख मूंद के बैठे हुए हैं। मतलब जो प्राइवेट ऑपरेटर वहाँ के जो ये कारोबार है, बिजनेस कह लेंगे, जो कारोबार है पेशेंट को लामा करने का, ये एमवाई के अंदर बिल्कुल धड़ल्ले से और चरम की स्थिति पे चल रहा है। मतलब वहाँ से पेशेंट को कन्वर्ट करके एम्बुलेंस ऑपरेटर जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले जा रहे हैं और फिर वहाँ से कमीशन। हाँ, ये कितनी बार पेपर में भी आ चुका है, न्यूज़ में भी आ चुका है। अब हम लोगों ने एक जो प्राइवेट एम्बुलेंस ऑपरेटर है, हम लोगों ने मिलकर एक संस्था बना रखी है, एसोसिएशन बना रखी है, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड भी है। हम भी कितनी बार शिकायत कर चुके हैं उस बारे में। बाकी इतनी शिकायत करने के बाद भी आज तक उसकी कभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज भी हमारे जो प्राइवेट एसोसिएशन है और प्राइवेट एम्बुलेंस ऑपरेटर हैं, हम लोगों की एंट्री एमवाई में नहीं है। अच्छा, बदनाम हम है कि प्राइवेट एम्बुलेंस वाला बहुत पैसे खाता है, या पेशेंट को लामा कर रहा है, या पेशेंट से मनमांगे पैसे ले रहा है। और ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उसके बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एंट्री नहीं है कि कुछ तो आपराधिक किस्म के ऑपरेटर हैं जो वहाँ बैठे हैं, हमें घुसने नहीं देते। घुसते हैं तो विवाद होते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी जो मिली भगत है कि सरकारी हॉस्पिटल का जो प्रबंधन है, प्रशासन है, वहाँ से जुड़ा हुआ जो पुलिस महकमा है, ये भी उन्हीं का सपोर्ट करता है। अच्छा, कि एग्जांपल मान के चलिए कि अगर मेरे पास कोई एमवाई से पेशेंट की कॉल है कि मुझे एमवाई से पेशेंट को खरगोन लेके जाना है, तो पहली चीज़ तो मेरे पास अगर वो कॉल आ गया और अगर मैं एमवाई जाता हूँ तो पहले तो मुझे दादा पहलवानी से निपटना है। गाड़ी किसने बुलाई, क्यों लेके आया, हमारी एम्बुलेंस खड़ी है। अगर इन वाद विवादों से निपटा जाए और निपटने के बाद में फिर एम्बुलेंस लगाई जाए, तो फिर उन लोगों के द्वारा जो भड़काए हुए हैं, जो पुलिस वाले हैं वहाँ के, या जो भी सरकारी विभाग के लोग हैं, वो हमारे पास आते हैं। अच्छा, कि एम्बुलेंस कैसे लगाई, प्राइवेट वाले किसने बुलाया, एम्बुलेंस तो यहीं की लेके जाएगी। सब मिले हुए हैं कि मतलब इस तरीके से दबाव बनाया जाता है कि आज वो दबाव बनते बनते ये कंडीशन हो गई है कि हम प्राइवेट एम्बुलेंस वाले 80% तो एमवाई जाना पसंद ही नहीं करते हैं। अगर एमवाई से अगर हमारे पास कोई कॉल आती है तो 80% तो हम लोग उस कॉल को कैंसिल ही करते हैं
कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, आप एमवाई से देख लो। गुंडागर्दी टाइप की हो गई तो है। गुंडागर्दी, क्योंकि अभी चाकूबाजी की घटनाएं भी हो चुकी है, गोलीबारी अच्छा, की घटनाएं भी हो चुकी हैं। ये सब भी हो गया है। हाँ, प्राइवेट, वहाँ के जो प्राइवेट एम्बुलेंस ऑपरेटर हैं, हम्म। जो आपराधिक किस्म के हैं, हाँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी वो एमवाई में बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बहुत बड़ी गलती है। या तो ये समझे कि प्रशासन बिल्कुल आंख मूंद के, आंख पे पट्टी बांध के ही बैठा है, कि जिन लोगों के बारे में इतनी कंप्लेंट आ रही है उसके बावजूद भी आज वो वहां पर जमे हुए बैठे हैं, जिनके नाम के 5-5, 7-7 आपराधिक रिकॉर्ड हैं संबंधित थाने में, उसके बावजूद भी वो लोग वहां पर एम्बुलेंस का संचालन कर रहे हैं, जिसमें प्रशासन ने बीच में आदेश दिया था कि एमवाई कैंपस के अंदर कोई भी आपराधिक किस्म का एम्बुलेंस ऑपरेटर एम्बुलेंस नहीं चला पाएगा। उसके बावजूद भी आज भी एम्बुलेंस वहां से चल रही है, उन्हीं आपराधिक किस्म के लोगों के द्वारा चल रही है, और बेखौफ धड़ल्ले से वो लोग वहां पर एम्बुलेंस का संचालन कर रहे हैं, अपनी दादागिरी से, अपने पैसों के बल पर, या अपनी मिली भगत और सेटिंगबाजी के बल पर। तो प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि अगर नियम किसी के लिए बने हो तो सबके लिए समान नियम हो। आज हम प्राइवेट एम्बुलेंस ऑपरेटर हैं, प्रशासन की जब हर विपत्ति में जब मदद करते हैं, कि जैसे कोरोना काल में प्रशासन के एक आदेश पे हमने 50 से 60 एम्बुलेंस हमारी जान की परवाह ना करते हुए प्रशासन के लिए समर्पित करी और प्रशासन के सहयोग में दी, और पिछले 4 से 5 महीने हमने पूरे कोरोना में उनके साथ सही कंधे से कंधा मिलाकर सेवाएं दी, उनके साथ करा हमने काम। जब इंदौर के अंदर कोई हादसा या दुर्घटना आती है तो एमवाई कैंपस के अंदर इतनी प्राइवेट एम्बुलेंस होने के बावजूद भी, इतनी संस्था एनजीओ की एम्बुलेंस चलने के बावजूद भी, प्रशासन को जब जरूरत प्राइवेट एम्बुलेंस वालों की पड़ी, एमवाई के बाहर वालों की पड़ी, और हमारे पास जब उस चीज़ की सूचना आई तो हम लोगों ने 36 एम्बुलेंस निःशुल्क हमारे आपसी चंदे से, हमारे आपसी सहयोग से हमने वहाँ पर पहुँचाई और उन लोगों को निःशुल्क सेवा दी, और वहाँ पर प्रशासन की मदद करी है। तो प्रशासन भी हमारी बात सुने, हमारी मदद करे, और इंदौर को जहाँ तक हम चाहते हैं कि, और हम सोचते हैं कि इंदौर को स्वास्थ्य के मामले में, जैसे इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, एक स्वास्थ्य के मामले में भी और पेशेंट को सुविधाओं के मामले में भी नंबर 1 हो, तो हम प्राइवेट एम्बुलेंस वालों की पूरी कोशिश रहती है कि हम इसमें भी इंदौर को नंबर 1 लाएं। बाकी जो कुछ बदनामी के जो धब्बे हमारे ऊपर लगे हुए हैं प्रशासन की कमजोरी और लापरवाही के कारण, हमारा सहयोग दे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, तो इंदौर शायद स्वास्थ्य में भी नंबर 1 हो। बिल्कुल। पर एमवाई पे और स्वास्थ्य पे जो एक दब्बा लगा हुआ है, जो गरीब परिजनों का, जो पेशेंटों का जो शोषण हो रहा है, एक मानसिक स्थिति से भी और पैसों से भी, वो होना बंद हो। सही बात है, क्योंकि कितना, वैसे भी कितना आपत्तिजनक है, मतलब एक इंसानियत के तौर पे भी इस, मतलब जो ये काम है, ये जैसे आपने कहा ये सेवा भाव से ही होता है, ये एक सेवा का ही काम है। इसमें भी स्कैम करना, इसमें भी करप्शन कर ही रहे हैं सर। ये काफी आपत्तिजनक। आदमी की अपनी अपनी मेंटेलिटी, मानसिकता होती है कि अगर हम बोलें कि हम सेवा कर रहे हैं तो शायद 70% पब्लिक तो मानेगी नहीं, क्योंकि उनका कहना ये है कि ये गाड़ी चला रहे हैं तो पैसा तो ले रहे हैं। तो सर एक बेसिकली चीज़ है कि पेट पालना तो सबका अपना अपना अधिकार है, कि वो एक बड़ी जॉब करने वाला हो या गरीब भीख मांगने वाला हो, हर पेट इंसान पालना का ये तो उसकी दैनिक जरूरत है, और वो तो हम कर ही रहे हैं, और वो तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा परिवार है। बिल्कुल। बाकी पैसा लेने के बाद कि जो तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा हक है कि हम अगर कहीं पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो गाड़ी के अंदर फ्यूल का खर्चा भी है, मेंटेनेंस भी है, ड्राइवर का खर्चा भी है, वो चीज़ का पैसा तो हमें लेना ही है। बाकी सेवा के नाम पे हम उस पेशेंट को सर्विस दे रहे हैं, जहाँ उसके परिजन उसको हाथ लगाने में कतरा रहे हैं, उस जगह पे हम खड़े होकर उस पेशेंट को अपने हाथों से तोड़ कर गाड़ी के अंदर ले रहे हैं, उसे उसके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं, तो हमारी नज़र में तो हम लोग सेवा कर ही रहे हैं। बिल्कुल। और आगे भी कैसी भी परिस्थिति आए सेवा तो करते ही रहेंगे, क्योंकि जो हमें इस सेवा में जो मज़ा है
और जिसका सुकून हमें है वो शायद ही ना तो कोई समझ पाएगा और ना ले पाएगा। सही बात है। जिस सुकून की नींद के साथ आप ईमानदारी से काम करते हुए सोते होंगे, उस सुकून के साथ इस में काम को करने के जो बाद अपराध करके सो रहे हैं इस काम में, उनको तो वो नींद नहीं आती। नहीं आती। आप क्या कहना चाहेंगे राजू जी? आपका कोई संदेश? बस यही है जो पंकज जी ने बताया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। काफ़ी नई चीज़ें सुनने को मिली और कुछ तो बहुत ही मतलब एक सरप्राइज जैसा था कि मतलब यहाँ पे भी स्कैम हो रहा है, यहाँ पे भी करप्शन हो रहा है। ये तो पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि आम जनता को नहीं, इसके बारे में इतनी जानकारी होगी। इंदौर में नहीं सर, ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। ये पूरे प्रदेश में चल रहा है, अदर स्टेट में भी चल रहा है। हाँ, यहाँ चल रहा है तो हर जगह ही चल रहा 108 वालों के द्वारा भी चल रहा है। है। बाकी जितना भी जो पूरा ताना बाना है और जितना भी स्कीम चल रहा है, ये हर जिले के हर सिटी के सरकारी हॉस्पिटल में ही चल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो हो नहीं सकता स्कीम, क्योंकि वो सर्विस दे रहे हैं तो पैसा ले रहे हैं। और यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है तो यहाँ पैसा सरकार दे रही है और परिजन उसका निःशुल्क फायदा लेना के अधिकारी हैं और हकदार हैं। बाकी वो तो यही सोच के बाहर से आते हैं कि हमें यहाँ पर गवर्नमेंट की सरकारी सुविधाओं का फायदा मिलेगा, हमें निःशुल्क इलाज मिलेगा, हम स्वस्थ होकर जाएंगे। बाकी जो वहां पर जो पूरा जो चक्रव्यूह जो बना हुआ है, वो भुलाते हैं और भटकाते हैं। प्रशासन के नुमाइंदों का जो वहां पर मिले हुए हैं, जो वहां पर जुड़े हुए हैं, सरकारी महकमे के लोग जो वहां पर जुड़े हुए हैं, जो मिले हुए हैं, जिन्हें पैसा मिल रहा है, या शायद कहले पार्टनरी मिल रही है, भागीदारी मिल रही है, और वहीं पर जुड़े हुए एम्बुलेंस ऑपरेटर जिन्हें ना तो बाहर के प्राइवेट हॉस्पिटलों से मतलब है और ना जिन्हें बाहर पेशेंट पहुंचाने से मतलब है। उन्हें केवल उसी कैंपस के अंदर काम करना है और उस कैंपस से केवल गाड़ी उतनी चलानी है कि जहां उन्हें पैसा दिख रहा है। पेशेंट आया है, हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल से बरगला के उसको ले जाया जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़ा जा रहा है और मन मांगा पैसा और कमीशन लिया जा रहा है। परिजन से भी पैसा लिया जा रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटलों से भी कमीशन के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को इतना बड़ा स्कीम होने के बावजूद भी सरकार को दिख नहीं रहा है। यह जो कुछ चल रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, सरकार को दिख नहीं रहा है। सरकार को सब दिख रहा है, या सरकार को नहीं दिख रहा है तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं जो वहां पर जुड़े हुए हैं उन्हें सब दिख रहा है। बाकी वो चुप हैं, अपने स्तर पर मौन है। तो क्यों है? या तो इसमें उनकी हिस्सेदारी है या फिर उन्हें वो मांगा पैसा मिल रहा है। तो प्रशासन से यही निवेदन है कि इस चीज को संज्ञान में ले, क्योंकि ये केवल एक इंदौर की बात नहीं है, ये प्रदेश के हर जिले की और हर सरकारी हॉस्पिटल की घटना है और हर सरकारी हॉस्पिटल की बात है। सही। शिकायतें रोज आ रही हैं, पेपर में रोज आ रहा है, लेकिन ना मालूम क्यों सरकार इस चीज को देखने सुनने के बाद भी चुप बैठी हुई है। सरकारी हॉस्पिटल कैंपस में एम्बुलेंस चलाने वाले एम्बुलेंसों का जो भी वो गलत करते हैं उन पे कुछ नहीं होता है, बाकी सारा इल्जाम हम प्राइवेट एम्बुलेंस वालों के ऊपर आ जाता है, जिसमें ना तो हम कभी एमवाई जाते हैं, ना वहां से कॉल उठा रहे हैं, ना वहां से पेशेंट ले रहे हैं। कभी कभार अगर कोई पेशेंट का कॉल आ भी रहा है तो एक मानवता के नारे की या तो वो हमारा कोई परिचित है, ट्रांस वाला है, या जब किसी कस्टमर ने हमसे सर्विस ले रखी है तो उसके थ्रू दिया हुआ कॉल है, या फिर किसी की मांगी हुई मदद है जो हमें करना है कि न्यूनतम से न्यूनतम रेटों पर उसे छोड़ना है, फ्री छोड़ना है, तो हम उसलिए एमवाई जाते हैं, उसलिए हम सरकारी अस्पताल जाते हैं, ताकि उसके बावजूद भी बदनाम हम ही होते हैं। आज कितने ही केस हैं जिसमें हमने लावारिस डेड बॉडियों को निःशुल्क छोड़ा है, गरीब पेशेंटों को कम से कम पैसों पर छोड़ा है, हमारे खुद के पैसों से किए हुए चंदे पे छोड़ा है। प्रशासन को ये कुछ भी नहीं दिखता है। प्रशासन को केवल अगर गलत दिखता है तो एम्बुलेंस वाला ही गलत दिखता है। तो प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि शायद हो सकता है कि आपके माध्यम से बात उन तक पहुंचे। बिल्कुल। कि जो कानून हमारे लिए है, सबके लिए है, वो कानून उन लोगों पे भी लागू हो। और प्रशासन ने अगर सरकारी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं अगर संचालित की हैं तो गरीब परिजन को और पेशेंट को वो पूरी सुविधा मिले और थोड़ी नजर इन पे भी जाए, इन दलालों से
सरकारी हॉस्पिटलों को मुक्त रखा जाए। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। आप दोनों को धन्यवाद। आपने जो भी बातें शेयर करी, जो भी चीज़ें बताई, काफ़ी अच्छा लगा। धन्यवाद आपका भी, जो आपने हमें इस लायक समझा, अरे बिल्कुल हमें बुलाया और बातचीत करने का मौका दिया, हमारा दर्द समझने का मौका दिया आपने। बिल्कुल। धन्यवाद पंकज जी, राजू जी, धन्यवाद। पंकज जी और राजू जी के साथ इस पॉडकास्ट में हमने जिन जिन तरीक़ों की बात करी और जिस डेप्थ में बात करी, वो काफ़ी अलग था और मेरे लिए बहुत नया था। मुझे पर्सनली एक नॉर्मल सिविलियन के तौर पे ये बात पता ही नहीं थी कि इस वर्ल्ड में भी इतना स्कैम या फिर इस लेवल का करप्शन होता है, जो आज हमने इस पॉडकास्ट में सुना। उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी सिचुएशंस जो वो फेस करते हैं रेगुलर लाइफ में, वो काफ़ी अलग थी और काफ़ी सीरियस थी। एंड आई थिंक बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी जिसका वो हिस्सा है, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए और पर्सनल लेवल पे जितना हमसे हो सके हमें उतनी तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कैसे ले सकते हैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो द बेस्ट यू कैन डू इज़ बाय फॉरवर्डिंग दिस पॉडकास्ट एंड बाय स्प्रेडिंग दिस मैसेज टू मोस्ट पीपल यू कैन। तो ये चीज़ उन लोगों तक पहुँचे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअली। थैंक यू इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन, ऐसे ही अलग अलग डोमेन्स और ऐसी एक्सपीरियंस लेके हम हर फ्राइडे आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। स्टे ट्यून्ड।